इन्फिनिटी ट्यूटोरियल्स नाम के इस चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें और पाएं नोटिफिकेशन सबसे पहले। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 8 साइंस का चैप्टर 16 जिसका नाम है लाइट। इस लाइट चैप्टर में हम पढ़ना है लाइट क्या है और लाइट के यूजेज क्या हैं, लाइट हमें कैसे किसी भी चीज़ को देखने में हेल्प करती है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, और इसमें हम लोग प्लेन मिरर के बारे में समझेंगे कि प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं, मतलब उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। इसके बाद हम लोग टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन को पढ़ेंगे और इसके साथ साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि एम्बुलेंस के सामने जो एम्बुलेंस लिखा होता है रेड कलर में, वो उल्टा क्यों लिखा हुआ होता है। तो ये सब जानने के लिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। सबसे पहले समझते हैं कि लाइट क्या है। तो लाइट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी। तो लाइट क्या है? तो लाइट एक प्रकार का एनर्जी है, मतलब ऊर्जा का एक प्रकार है। अब लाइट का यूज क्या है? तो हम लोग जानते हैं कि हमारे बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। क्या क्या हैं? तो आइज, नोज, टंग, स्किन और ईयर। इसमें सबका काम अलग अलग होता है। तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे आइज के बारे में। तो आइज का काम होता है किसी भी चीज़ को देखना। जो भी वस्तुएं हमारे आसपास है, जो भी मटेरियल्स या ऑब्जेक्ट्स सब्सटेंसेज हमारे आसपास हैं, हम लोग उनको अपनी आइज की मदद से देखते हैं। लेकिन क्या हम लोग उनको हर समय देख पाते हैं? तो आपका आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि दिन में वो चीज़ें हमें नज़र आती हैं, लेकिन जब अंधेरा हो जाए या फिर दिन में भी अगर हम एक अंधेरे रूम में बंद हैं और हमको किसी चीज़ को देखना है तो हम उसको देख नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, अगर हमारे पास लाइट अवेलेबल नहीं है तो हम उसको देख क्यों नहीं पाते हैं। तो हम लोग इसके उत्तर को ध्यान से समझते हैं। मान लेते हैं कि एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट है जिसका नाम हम लोग दे दिए ए। सपोज यहाँ पे कोई पर्सन है। अब हमें उस ऑब्जेक्ट को देखना है। सपोज ये आइज है, आँख है, इससे हमको यहाँ देखना है इस ऑब्जेक्ट को। अब एक सिचुएशन लेते हैं जब लाइट नहीं है, मान लेते हैं कि यहाँ अंधेरा है। तो अंधेरे वाले सिचुएशन में कोई भी लाइट रे यहाँ से यहाँ हमारे आइज तक ट्रेवल नहीं करेगा। तो उस सिचुएशन में हम उस ऑब्जेक्ट को देख नहीं सकते हैं। तो अगर हमें उस ऑब्जेक्ट को देखना है तो क्या करना होगा? तो हमें कहीं पे भी एक लाइट को जला देना होगा। तो उससे क्या होगा? तो उस लाइट का जो रे होगा वो यहाँ से इस पे आएगा, पड़ेगा, मतलब कि उसका प्रकाश इस ऑब्जेक्ट पे पड़ेगा, और उस ऑब्जेक्ट का जो प्रकाश होगा, मतलब वहाँ से लाइट का जो रेज होगा वो कहाँ पहुँचेगा? तो वो टकरा करके हमारे आइज तक पहुँचेंगे। अब जब उस ऑब्जेक्ट का लाइट रे हमारे आँख तक पहुँचेगा, आइज तक पहुँचेगा, तो वो ऑब्जेक्ट हमको दिखना शुरू हो जाएगा। अब एक दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। अगर हमें अंधेरे में किसी भी चीज़ को देखना है तो हम उसको कैसे देखते हैं? तो आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला, या तो टॉर्च का लाइट को उस ऑब्जेक्ट पर जलाएं, और दूसरा उस टॉर्च का लाइट को अपने आइज के ऊपर जलाएं। तो दोनों ही सिचुएशन में किस में आपको वो ऑब्जेक्ट दिखाई देगा? तो ऑब्वियस है कि अगर हम लोग टॉर्च का लाइट को उस ऑब्जेक्ट पे फेंक रहे हैं, मतलब कि टॉर्च के लाइट से उस ऑब्जेक्ट पे फोकस कर रहे हैं, तो वो ऑब्जेक्ट हमको दिखाई देगा। लेकिन अगर वही लाइट अगर हम अपने टॉर्च को अपने आँख के सामने जलाते हैं तो हमको दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि जब हम टॉर्च को, जो उसका लाइट है, उसको फोकस को जब हम लोग ऑब्जेक्ट पे किए तो टॉर्च का लाइट उस ऑब्जेक्ट पे जाकर टकराएगा, और टकराने के बाद उसका लाइट रे जो है हमारे आइज तक पहुंचेगा, तो वो ऑब्जेक्ट हमको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अब एक दूसरा सिचुएशन समझते हैं। सपोज यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब लाइट भी है, सन का लाइट उसको अच्छे से मिल रहा है। अब यहाँ पे 2 पर्सन है, फर्स्ट पर्सन ए और सेकेंड पर्सन यहाँ बी। अब ये आप लोग बताइए कि दोनों में से कौन सा पर्सन को वो ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। तो इस ए पर्सन जो कि ए है, उसके सामने एक दीवार है, मतलब कि उसके और ऑब्जेक्ट के बीच में एक वॉल है। अब सन से लाइट पहुंचेगा कहाँ? उस ऑब्जेक्ट पे, और यहाँ से वापस लाइट कहाँ पहुँचेगा? उस पर्सन तक। लेकिन उस पर्सन तक पहुँचने से पहले क्या होगा? तो वहाँ पे दीवार है, और वो दीवार क्या करेगी? उसको रोक लेगी। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट से लाइट का रे उस पर्सन तक नहीं पहुँचा, मतलब कि वो पर्सन ऑब्जेक्ट को देख नहीं सकता है। तो वो पर्सन किसको देखेगा? तो सन का जो लाइट है वो दीवार तक पहुँचा, तो दीवार से टकरा करके वो उस पर्सन तक पहुँचेगा।
तो इस तरह से वो पर्सन को सिर्फ दीवार दिखाई देगा, ना कि वो ऑब्जेक्ट। अब सेकंड सिचुएशन समझते हैं। एक दूसरा पर्सन बी है, तो सन का जो लाइट पहुंचा वो ऑब्जेक्ट तक पहुंचा, और ऑब्जेक्ट तक पहुंचने के बाद वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, मतलब कि ऑब्जेक्ट में से लाइट निकलेगा, चमकेगा, और चमकने के चलते वो ऑब्जेक्ट से जो लाइट निकलेगा वो उस पर्सन बी के आइज तक पहुँचेगा, और वो पर्सन बी उस ऑब्जेक्ट को ईजिली देख सकता है, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट से जो भी लाइट रेज निकल रही हैं वो उस पर्सन के आइज तक ईजिली पहुँच रही है, मतलब बीच में कोई भी ऑब्स्टेकल या रुकावट नहीं है। अब समझते हैं रिफ्लेक्शन क्या है। तो रिफ्लेक्शन मीन्स चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट रेज आफ्टर स्ट्राइकिंग एनी सरफेस। तो रिफ्लेक्शन एक फिनोमिना होता है, घटना है, जिसमें कि लाइट रे जो है, मतलब कि प्रकाश की जो किरणें हैं वो किसी भी एक सरफेस से टकराती है, और टकराने के बाद वहाँ से वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, मतलब कि वहाँ से उनका डायरेक्शन जो है, दिशा वो बदल जाता है। जैसे यहाँ पे एक मान लेते हैं कि ये सरफेस है कोई भी चीज़ का। अब लाइट रे यहाँ से गया, इस पर टकराया, और टकराने के बाद जब यहाँ से वो वापस आ गया, इधर से जाकर टकराया, टकराने के बाद वो कहीं दूसरे रास्ते से रिटर्न हो गया, मतलब कि उसका डायरेक्शन चेंज हो गया। पहले वो जा रहा था इस तरफ, टकराने के बाद वो जाने लगा इस तरफ। इन चेंज इन डायरेक्शन कब? ऑफ लाइट रेज आफ्टर स्ट्राइकिंग इन सरफेस। जब किसी भी सरफेस से टकरा करके वो उसका डायरेक्शन, दिशा बदल गया, तो हम लोग उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे ये जो लाइट रे था वो यहाँ पे टकराने के बाद इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, मतलब कि यहाँ पे जो फिनोमिना हुआ वो कौन सा था फिनोमिना? तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ। अब हम लोग बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। मतलब कि रिफ्लेक्शन जो होता है वो कुछ सिद्धांत का, कुछ नियमों का, कुछ लॉ का पालन करता होगा, मतलब किसी भी कुछ लॉ को फॉलो करता होगा। तो क्या उसका स्टेटमेंट है? तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट स्टेटमेंट है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और सेकेंड स्टेटमेंट है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे ऑल लाई इन सेम प्लेन। तो यहाँ पे आपको कुछ नए वर्ड्स मिले होंगे, तो हम लोग उसको एक एक करके समझते हैं। मान लेते हैं कि एक सरफेस है, इधर स्मूथ है और इधर हम लोग बना दिए इसका रफ सरफेस। मतलब कि इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मतलब जिधर से लाइट रिफ्लेक्ट हो सकता है, वो नीचे की तरफ है। अब इस सरफेस के परपेंडिकुलर, मतलब कि इस सरफेस से 90 डिग्री पे हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये होता है हमारा नॉर्मल रे। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? तो अगर कभी भी लाइट रेज यहाँ से जा कर के इस पॉइंट पे टकराती है, इस पॉइंट को लोग नाम दे देते हैं O। यहाँ से लाइट रे गई और जा कर के टकराई, तो टकराने के बाद वो रिफ्लेक्ट होगी, मतलब उसका डायरेक्शन चेंज होगा। तो वो किधर होगा? तो यहाँ से वापस इधर की तरफ। अब इस रे को, जो कि टकराने से पहले, उसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। और जो रे टकराने के बाद बेंड हो गई, मतलब जिसका डायरेक्शन चेंज हो गया, उस रे को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्यों? क्योंकि वो रे रिफ्लेक्शन के बाद है, तो इसको हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। अब तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों आपके समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ होगा? तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, मतलब कि ये वाला एंगल, जिसको हम डिनोट करते हैं एंगल आई से। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहाँ होगा? तो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे के बीच में जो होगा वो होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं एंगल आर से। मतलब इसके बीच का एंगल आई, और इसके बीच में एंगल को हम लोग डिनोट करेंगे एंगल आर से। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सॉरी, यहाँ पे इक्वल छूट गया है। अब तो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो दोनों हमेशा बराबर होंगे। मतलब कि एंगल आई और एंगल आर दोनों हमेशा इक्वल होगा। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। अब समझते हैं दूसरा स्टेटमेंट, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे ऑल लाई इन सेम प्लेन। मतलब कि इंसिडेंट रे, ये वाला रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ
कि ये तीनों का जो डायरेक्शन होगा, मतलब कि इंसिडेंट रे को आने का उस सरफेस से परपेंडिकुलर नॉर्मल रे का और टकरा करके वापस जाने वाले रिफ्लेक्टेड रे का, ये तीनों इस सरफेस से, मान लेते हैं कि मिरर ऐसे है तो ये तीनों मिरर के इसी तरफ रहेंगे। मतलब कि इन तीनों का जो प्लेन होगा, मतलब कि ये तीनों का जो साइड होगा वो एक ही डायरेक्शन में होगा। किधर? तो जिधर नॉर्मल रे होगा उधर ही इंसिडेंट रे होगा, उधर ही रिफ्लेक्टेड रे होगा। ऐसा नहीं है कि इंसिडेंट रे इधर है, रिफ्लेक्टेड रे कहीं और है, नॉर्मल रे कहीं और है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हमें हायर क्लासेस में भी और डिटेल से पढ़ना है। अब हम लोग बात करते हैं रिफ्लेक्शन के टाइप्स की। तो रिफ्लेक्शन को हम लोग जनरली दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट है रेगुलर रिफ्लेक्शन और सेकंड है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। हम लोग दोनों को एक एक करके समझेंगे। मान लेते हैं कि एक सरफेस है जो कि स्मूथ है और इस पे हम लोग लाइट का एक बीम को थ्रो किए। लाइट बीम क्या होता है? तो जब लाइट के छोटे छोटे रेज आपस में मिल जाते हैं तो हम लोग उसको बोलते हैं लाइट बीम। एक्चुअली लाइट का जो रे होता है उसको हमें ऑब्टेन करना बहुत ही टफ काम है, मतलब कि उसको हम लोग ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। लाइट रे को हम लोग एक्चुअली एक लाइट रे को कहीं से भी अलग नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम लोग उसको लाइट बीम का यूज करते हैं। तो लाइट बीम में क्या होता है? तो बहुत सारे लाइट रेज होंगे। मान लेते हैं कि लाइट रेज क्या हुए तो जा करके इस पर टकराए। टकराने के बाद क्योंकि इसका सरफेस स्मूथ है तो हर जगह पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों इक्वल होगा, मतलब कि यहाँ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन काम करेगा। और इस सिचुएशन में अगर लाइन जो पैरेलल है, मतलब कि जो लाइट रेज जो कि पैरेलल गए थे टकराने से पहले, वो टकराने के बाद भी क्या होंगे? तो एक दूसरे से पैरेलल रहेंगे। मतलब कि यहाँ जो रिफ्लेक्शन हुआ वो क्या था? तो रेगुलर था, मतलब कि टकराने से पहले, मतलब रिफ्लेक्शन से पहले और रिफ्लेक्शन के बाद जैसा सिचुएशन रिफ्लेक्शन से पहले था, मतलब कि लाइट बीम जो था वो पैरेलल था, रिफ्लेक्शन के बाद भी वो लाइंस पैरेलल ही वापस आ जाएंगे। अब समझते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन को। तो इसमें क्या होता है? तो इसमें हमारा जो सरफेस होता है वो रफ होता है या फिर स्मूथ नहीं होता है, वो उबड़ खाबड़ हम लोग उसको कह सकते हैं। तो उसमें क्या होता है? मान लेते हैं कि इस तरह का एक सरफेस है, अब उसमें हम लोग लाइट बीम को थ्रो किए। एक लाइट बीम गया इधर, दूसरा लाइट बीम गया इधर, तीसरा लाइट बीम गया इधर। अब ये तीनों सपोज लाइंस पैरेलल हैं। अब इसका हम लोग देखते हैं तो ये टकराने के बाद क्या होगा? तो ये इधर से जा रहा था, टकराने के बाद ये लगभग इधर ही वापस आ जाएगा। ये लाइट रे जो कि यहाँ गया था ये लगभग यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, मतलब कि नॉर्मल रे है, तो ये टकराने के बाद इसी पॉइंट से वापस आ जाएगा। अब ये जो कि यहाँ जाकर टकराया वो यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद इधर वापस आएगा। मतलब कि यहाँ इस बीम में मानते कि अगर 3 लाइट रेज हैं तो तीनों का जो डायरेक्शन है टकराने के बाद वो अलग अलग होगा, जबकि टकराने से पहले वो तीनों लाइट रेज पैरेलल थे। 1 2 3 ये तीनों पैरेलल थे। टकराने के बाद फर्स्ट लाइट रे यहाँ से आ गया, सेकंड यहाँ और थर्ड उधर चला गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। और इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज्ड का मतलब होता है कि वो कोई एक पैटर्न फॉलो ना करके बल्कि रैंडम क्या होंगे? बिखर जाएंगे, मतलब उनमें डिफ्यूजन हो जाएगा और इसी को लोग बोलते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। अब समझते हैं प्लेन मिरर को। तो प्लेन मिरर आप लोग देखे होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो मैं बता देता हूँ कि सुबह उठ करके जिसमें लोग चेहरा देखते हैं ना, उसी को बोलते हैं प्लेन मिरर। मतलब कि जो हमारे घर के दीवार पर टंगा होता है, जिसमें हम लोग जाकर सुबह सुबह अपना हेयर स्टाइल को चेक करते हैं, वो होता है प्लेन मिरर। तो उस प्लेन मिरर का भी कुछ प्रॉपर्टी होता है। क्या? तो अगर प्लेन मिरर को आप ध्यान से देखिएगा तो उसके एक तरफ का पार्ट हमें कलर्ड नज़र आएगा, मतलब उस पर पेंटिंग किया हुआ होता है। पेंटिंग मतलब वो डिजाइन वगैरह नहीं, बल्कि उस पर पेंट किया हुआ होता है। तो क्यों? क्योंकि जो लाइट रे है वो उसके दूसरी तरफ क्या होता है? तो शाइनिंग सरफेस जो कि चमकदार हिस्सा होता है, तो उस पर जाकर टकराती है और टकराने के बाद वो दूसरी तरफ पार ना होकर के वहाँ से बाउंस बैक हो जाती है, मतलब टकरा के वापस आ जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन। अब मान लेते हैं कि हम लोग उस मिरर के सामने जाके खड़े हो गए, तो उस मिरर के लिए हम लोग हो गए ऑब्जेक्ट, और मिरर के अंदर जो इमेज बनेगा, हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा, छाया बनेगा, वो होता है उसका इमेज। तो उस ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच क्या सिमिलरिटीज़ होंगी और क्या डिफरेंसेज होंगे, इसको हम लोग अभी समझेंगे।
तो प्लेन मिरर में जो इमेज बनेगा और जो उसका ऑब्जेक्ट होगा उसका जो भी डिस्टेंस होता है, मतलब कि उस मिरर से हम जितने दूर पर खड़े हैं उतना ही दूर पे अंदर हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा, मतलब हमारे जैसा दिखने वाला एक और आदमी जो कि उस मिरर के अंदर होगा वो उतना ही दूरी पे होगा। जितना दूर हम मिरर से आगे खड़े हैं वो आदमी मिरर से उतना ही पीछे खड़ा होगा। मतलब कि फर्स्ट प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट एंड इमेज। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? तो एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, मतलब कि वो मिरर से उनका डिस्टेंस किसका, ऑब्जेक्ट का और इमेज का, दोनों सेम होगा। जैसे मिरर के अगर हम लोग नज़दीक जाके एकदम पास खड़े हो गए तो जो हमारे अंदर जो उसका इमेज बनेगा उस मिरर के अंदर वो भी क्या होगा, तो पास आएगा। जैसे हम पीछे हटेंगे तो वो आदमी भी, मतलब हमारा इमेज, वो भी क्या होगा, पीछे की तरफ बढ़ते चला जाएगा। मतलब कि जितना दूर हम उस मिरर से होंगे उतना ही दूर हमारा इमेज भी मिरर के अंदर बनेगा। अब दूसरा सिचुएशन समझते हैं। अगर हम लोग मिरर के सामने जाके खड़े होते हैं तो मिरर के अंदर जो हमारा इमेज बनता है, हमारी छाया बनती है, हमारा प्रतिबिंब बनता है, वो क्या होता है, तो उसकी लंबाई और हमारी लंबाई दोनों एक बराबर होती है। या ऐसा तो नहीं होता है कि हम लोग जाके खड़े हो गए, हम लोग मिरर में छोटे दिखने लगे, या फिर हम लोग मिरर के सामने खड़े हुए तो हम लोग लंबे दिखने लगे। किसी किसी मिरर में ऐसा होता है, लेकिन वो प्लेन मिरर नहीं होता है। अगर हम लोग बात करें प्लेन मिरर की जिसका सरफेस एकदम स्मूथ है, मतलब एक समतल, जैसे कि ब्लैक बोर्ड एकदम चिकना है, तो अगर इस तरह का मिरर होता है तो वहाँ पे उसका प्रॉपर्टी क्या होगा, सेकंड, तो ऑब्जेक्ट की और इमेज की हाइट जो होगी वो सेम होगी। मतलब जितनी ऊंचाई ऑब्जेक्ट की होगी उतनी ही ऊंचाई उस इमेज की होगी। मतलब यहाँ पे सेकंड प्रॉपर्टी क्या होगा, तो ऑफ सेम हाइट, मतलब कि दोनों की हाइट क्या होगी, बराबर होगी। अगला कैरेक्टरिस्टिक है कि वो जो इमेज बनेगा उस मिरर में हमारा, वो होगा वर्चुअल इमेज। तो हम लोग इस वर्चुअल इमेज को थोड़ा सा समझ लेते हैं। आप लोगों ने देखा होगा प्रोजेक्टर पे किसी किसी स्कूल में पढ़ाई होती है या फिर गांव में सिनेमा वगैरह लगाया जाता है या मूवी सिनेमा हॉल में प्रोजेक्टर से ही क्या किया जाता है, तो जो भी टेलीविज़न में या फिर जो भी प्रोजेक्ट होता है वो उसको दीवार पे या स्क्रीन पे प्रोजेक्ट कर दिया जाता है उस वीडियो को। तो उस प्रोजेक्टर पे क्या होता है, तो वो भी एक इमेज बनाता है और उस इमेज को हम लोग स्क्रीन पे या पर्दे पे या किसी दीवार पे हम लोग उसको क्या कर लेते हैं, तो रोक लेते हैं और उस प्रोजेक्टर से जो लाइट रे निकलता है वो काफ़ी दूर में जाकर उस पर्दे पे या स्क्रीन पे फैल जाता है। तो वैसा इमेज जिसको हम लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, मतलब कि हम लोग उसको स्क्रीन पे ला सकते हैं, वहीं उस स्क्रीन पे हमें उसका एक इमेज दिखाई देगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं रियल इमेज। और वर्चुअल इमेज मतलब कि इसको हम लोग उस स्क्रीन पे ला नहीं सकते हैं। वर्चुअल मीन्स होगा क्या, तो इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, मतलब हम लोग उसको स्क्रीन पे ला नहीं सकते हैं। अब इसका अगला प्रॉपर्टी समझते हैं। अगर हम उस मिरर के सामने जाके खड़े हो जाते हैं तो जैसे हम हैं वैसे ही इमेज उस मिरर के अंदर बनेगा। मतलब कि अगर हम सीधे खड़े होते हैं तो उस मिरर के अंदर भी हमारा जो इमेज बनेगा वो सीधा होगा। अगर हम उल्टे खड़े होते हैं तो उस मिरर के अंदर जो इमेज बनेगा वो उल्टा होगा। तो आप कहेंगे कि उसमें उल्टा कब होता है, तो आप एक चम्मच ले लीजिए और उसका गड्ढा वाला हिस्सा को ध्यान से देखिए, तो उसमें देखने के बाद ये पता चलेगा कि आपका चेहरा उसमें उल्टा दिख रहा है। कैसे, तो आपका गर्दन ऊपर दिखेगा और आपके सिर के बाल नीचे दिखेंगे, मतलब आपका चेहरा पूरी तरीके से पलट जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो इमेज है वो उसमें इन्वर्टेड है, मतलब कि उसमें उल्टा इमेज आ रहा है। लेकिन इस प्लेन मिरर में क्या होता है, तो अगर एक आदमी सीधा है तो उसका इमेज भी कैसा बनेगा, सीधा। इसके पहले स्पून जो चम्मच वाला एग्जाम्पल था उसमें अगर हम सीधे हैं तो हमारा इमेज बनेगा उल्टा। तो इस वाले पार्ट को जिसमें कि ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों सीधे होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इरेक्ट इमेज। और वैसा सिचुएशन जिसमें कि ऑब्जेक्ट और उसका जो इमेज होगा जस्ट एक दूसरे के उल्टे होंगे, इसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्टेड इमेज। ये सारा टॉपिक आप लोग क्लास 7 में पढ़ चुके होंगे। प्लेन मिरर का एक और प्रॉपर्टी होता है, वो होता है लेटरल इन्वर्जन।
इस टर्म को हम लोग समझते हैं। मान लेते हैं कि अगर हम लोग मिरर के सामने जाके खड़े होते हैं और अपना दाहिना हाथ उठाते हैं तो उस मिरर के अंदर कैसा होगा, तो उस मिरर के अंदर जो हमारा इमेज बनेगा वो अपना बायां हाथ उठाएगा। एक्चुअली वो बायां हाथ उठाता नहीं है, लेकिन हम इधर का हाथ उठाए तो वो भी अपना उस तरफ का हाथ उठाएगा। अब ऐसा हमको देखने में लगेगा कि वो अपना बायां हाथ उठा रहा है। इसी फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। मतलब कि ऑब्जेक्ट का राइट इमेज का लेफ्ट दिखाई देता है, अपीयर होता है, और ऑब्जेक्ट का लेफ्ट इमेज का राइट अपीयर होता है। मीन्स द फिनोमिना इन विच राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी एज लेफ्ट इन द इमेज एंड लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स एज राइट साइड ऑफ द इमेज, उसको हम लोग बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। इस लेटरल इन्वर्जन वाले फिनोमिना को समझने का एक और एग्जाम्पल है, आप कोई टी शर्ट वगैरह पहनते हैं जिस पे कुछ लिखा हुआ होता है, उस चीज़ को आप पहन करके सामने जाके खड़े हो जाइए मिरर के सामने, तो वहाँ पे क्या होगा, तो आप जो टी शर्ट पे देखते हैं जो लिखा हुआ होता है मिरर में वो जस्ट उल्टा लिखा हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे क्यों, क्योंकि वो लेटरल इन्वर्जन के फिनोमिना के चलते जो भी लेटर्स थे वो लेफ़्ट का राइट और राइट का लेफ़्ट हो गया। अब आप लोग हमेशा ये देखते होंगे कि किसी भी एम्बुलेंस के ऊपर जो सामने रेड कलर में एम्बुलेंस लिखा हुआ होता है कैपिटल में, वो हमेशा उल्टा लिखा होता है। तो शायद हो सकता होगा कि जो उसको लिखा होगा उसको ABCD नहीं आता होगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो वो क्यों होता है, तो वो भी इसी लाइट के लेटरल इन्वर्जन वाले फिनोमिना के चलते वैसा किया जाता है। क्यों, तो सपोज एम्बुलेंस जा रही है, आगे कोई दूसरी गाड़ी है, मान लीजिए कि ट्रक है, पीछे से एम्बुलेंस जा रही है, तो उस ट्रक ड्राइवर को कैसे पता चलेगा कि पीछे से एम्बुलेंस आ रही है, तो उसके लिए एम्बुलेंस का सायरन है। और एक और चीज़ क्या, तो उस एम्बुलेंस के आगे जो एम्बुलेंस लिखा होता है वो उल्टा लिखा होता है, मतलब कि इस तरह से। अब ये उल्टा लिखा होता है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है कि जब वो ट्रक ड्राइवर एम्बुलेंस उससे साइड मांगेगा तो ट्रक ड्राइवर उसको साइड देने के लिए कहाँ देखेगा, तो अपने बगल वाले मिरर में जो कि गेट के पास लगा होता है, या किसी भी गाड़ी में, किसी भी वाहन में या व्हीकल में क्या होता है, तो साइड मिरर्स दिए हुए होते हैं, जो कि ड्राइवर उसको उस साइड मिरर से देख करके ये पता लगाता है कि उस गाड़ी के पीछे या उस व्हीकल के पीछे कोई और व्हीकल है या नहीं है। तो अगर वो ट्रक ड्राइवर इस एम्बुलेंस लिखे हुए को अपने साइड मिरर में देखेगा तो ये, क्योंकि यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है, अब अगर यहाँ पे हम लोग एक मिरर रख दें तो उसका जो इमेज बनेगा वो कैसा होगा, तो वो सीधा होगा, मतलब कि AMBULANCE। तो इस लेटरल इन्वर्जन के फिनोमिना का यहाँ पे फ़ायदा हमें मिलता है। क्यों, क्योंकि उस ट्रक ड्राइवर को बिना पलटे हुए वो क्या कर सकता है, तो इस उल्टे लिखे हुए एम्बुलेंस को वो मिरर में सीधा पढ़ सकता है, और इसके बाद वो क्या करेगा, तो उस एम्बुलेंस को तुरंत साइड दे देगा और उस एम्बुलेंस को आगे निकल जाने देगा कि जाओ भाई तुम आगे जाओ, तुमको ज़्यादा ज़रूरत है आगे जाने की, क्योंकि तुम्हारे अंदर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको कि समय पे हॉस्पिटल पहुंचना बहुत ज़रूरी है।